जो सवाल उठाया है वो उनकी पीड़ा है और मुझे लगता है कि वो उनकी केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, जो तमाम उत्पीड़ित और उपेक्षित और अपमान का एहसास करने वाले करोड़ों लोगों की वो पीड़ा है जो इनके सवाल के रूप में सामने आई। मुझे लगता है कि अब विषय पर तो बात मैं करूंगा, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया था उस पर बातचीत कर लेनी चाहिए। थोड़ी समय कम है और शांत रहिए भाई। अधिकतम उपस्थिति जिस समय इस सदन में थी, मुश्किल से उसकी 2/3 उपस्थिति रह गई है। जाहिर है कि जिन लोगों को आज के विषय पर की जाने वाली बात में कम रुचि रही है, जो उबे हैं, थके हैं, गए हैं, लेकिन जो बैठे हैं मुझे लगता है वो सुनते रहे, सुनना चाहते हैं। साथी ने एक सवाल उठाया है कि लोग जाति सूचक शब्द भी अपने नाम के सामने से नहीं हटाते। कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर भी ये तमाम कमियां हैं, उनके शब्द अलग रहे होंगे, मैं सारांश के तौर पर बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो मुझे समझ में आता है, मुझे भी अपनी बात करने का हक है और ठोस व्यवहारिक उदाहरण से जोड़ते हुए मजबूरी में कहना पड़ रहा है, इस अपील के साथ कि सदन में मौजूद कुछ साथी इसे मेरे व्यक्तिवाद के रूप में मत देखने लगे। जरूरी नहीं है कि जाति सूचक शब्द नाम के आगे से हटा देने के बाद कोई जातिवादी नहीं रहेगा। जाति सूचक शब्द हटा देने के बाद भी वो जातिवादी रह सकता है और जाति सूचक शब्द के साथ भी ऐसे तमाम साथी कम्युनिस्ट मूवमेंट में मौजूद रहे हैं और रहेंगे जो जिनके अंदर जातिवाद का नामो निशान तक नहीं रहता है। व्लादिमीर इलिच लेनिन के नाम से भी जाति सूचक शब्द नहीं हटा, लेकिन कौन कहेगा कि लेनिन जो है वो जातिवादी थे। हम लोग एक गांव में खुरहट की तरफ गए मीटिंग करने। दलित बस्ती थी, दलितों में कई जातियां होती हैं, यानी चमार लोगों की बस्ती थी। पहली बार मीटिंग करने गए थे और मड़ाई हो चुकी थी, खलिहान खाली था। बैठ के हम लोगों का इंतजार करने लगे। उसमें जो भी साथी थे 6-7, मुझे याद नहीं है कि उसमें साथी विकेश भी थे कि नहीं। उसमें लोग बारी बार से आते गए और हम लोग जितने थे 6-7-8, उनमें से प्रत्येक का नाम जानना चाहिए। लोग बताए लक्ष्मी, रामजी, नंदन, निराला, विनोद। अब लोग आने वाले पूछते रहे, अरे भाई विनोद कौन? विनोद के आगे तो बताइए। मतलब हमारे साथी परेशान हो गए, कोई टाइटल नहीं बता रहा था, लोग खुद खोद के टाइटल पूछ रहे थे। इतनी विडंबनापूर्ण समाज है हमारा भारतीय समाज। मैं भी उस बैठक में था ही। उसके बाद से मैं तय कर लिया कि भैया पहले ही बता दिया करो, ताकि लोगों की उत्सुकता खत्म हो जाए कि क्या है। दूसरी बात, यहाँ ये भी सवाल आया है ना अंतरजातीय विवाह के मामले में कि अंतरजातीय विवाह को अगर प्रोत्साहन मिले तो निश्चित तौर पर जो है, जो जातीय संरचना है उसमें अंतर आएगा। कितनी अंतर आएगा अलग बात है। मैं राजपूत घर में पैदा हुआ, जब जात की बात आती है तो होश पड़ती है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी तो मैं बरसों हुआ, कब का जात भूल गया मुझे याद नहीं। लेकिन शादी ब्याह का नंबर आता है तो जात की होश पड़ती है। बेटे की शादी थी, मैं 2 दलित साथियों से बहुत आग्रह किया कि मेरे लड़के के लिए दलितों में कोई लड़की ढूंढ दो, किसी दलित जाति में, ताकि यह आरोप न लगे कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कम्युनिस्ट बनते हैं और साथ ही अपनी जात में करते हैं। नहीं संभव हो पाया, नहीं लड़की मिली दलित जाति में, मजबूरी में। अब भाई बाकी तो समाज की जो संरचना है आप सभी साथी जानते हो कि अगर लड़के लड़की प्रेम विवाह न कर ले तो रिश्ते तो जात के भीतर से ही आएंगे और जात के भीतर से रिश्ते आते रहे, उन्हीं में से एक शादी करेंगे।
अगर किसी को यहाँ बहुत खोज करना है और मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा हो तो मैं दोनों साथियों को मिलवा दूंगा। दोनों जिंदा है, एक आजमगढ़ में है, जिंदा है, भले बीमार हैं, उम्र हुई, लेकिन वो बताएंगे। मैं प्रस्ताव लेकर उनके यहाँ गया कि अपनी बेटी से मेरे बेटे की शादी करें। नहीं, उनकी तमाम दिक्कत थी, विस्तार नहीं जाना चाहता और विषय पाता हूँ। तो दोस्तों, अब विषय पर मैं आ रहा हूँ, जाति व्यवस्था एक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। और जैसा कि संगोष्ठी का विषय है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, यानी मार्क्सवाद की रोशनी में मुझे जाति व्यवस्था पर बात करना है। हम लोगों को करना भी चाहिए, यानी जातियों का उद्भव कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ। आज साथी थोड़ा आपस में बात कर लेंगे, साथी थोड़ा आपस में बात कर लेंगे, बात करना है तो उनका विकास कैसे हुआ। आज जो है जातीय व्यवस्था किस रूप में है, क्या अंतर विरोध है जाति व्यवस्था के भीतर, और जो है जातिगत अंतर विरोधों का समाज के अन्य अंतर विरोधों के साथ किस तरह का संबंध है। इन तमाम चीजों को अगर हमें समझना है भाई बाहर जाकर बात कर लीजिए तो जाहिर है कि हमें जो है मार्क्सवाद की रोशनी में चीजों को समझना होगा। और साथियों, मार्क्स का जो अध्ययन मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है, स्पष्ट बात है कि मार्क्स शुरू से अपने समय तक के दर्शन शास्त्र का, अर्थशास्त्र का और इतिहास का गहन अध्ययन किए, तब इस नतीजे पर पहुंचे, मतलब जिसको हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जानते हैं, द्वंद्ववाद के नाम से जानते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जानते हैं। तब उन्होंने खुद को समझने, लोगों को समझने, समाज में होने वाले परिवर्तन और विभिन्न पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में समझने का एक रास्ता उन्होंने दिया, जिसे हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। और वह एक ऐसा हथियार हम लोगों के हाथ में है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम चीजों को समझ सकते हैं। तो एक जो सामान्य बात है, जनरल बात है, समाज के विकास से संबंधित जो दृष्टि हमें मार्क्सवाद के माध्यम से मिली है, हमें पहले उस पर बात कर लेना चाहिए। समय बहुत कम है और मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं बातें कर सकता था उसे उसके 1/3 समय में बात करने की कोशिश करूं। 1 घंटा लग सकता था, इतनी ऐसी विषय पर ठोस ढंग से भी कम से कम 45 मिनट लग सकता था। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से उसे समेट दूं। कुछ बातें आई हैं, उनमें से कुछ बातों का दोहराव हमें करना पड़ सकता है और तो उन्हें कोशिश करूंगा कि थोड़ा और स्पष्ट हो वो, लेकिन कुछ बातें जो नहीं आई हैं तो उनकी बात भी मैं करूंगा। साथियों, बहुत स्पष्ट बात है कि जब तक श्रम विभाजन नहीं, इसमें थोड़ा साथियों ने कुछ बात किया है, 2 साथियों ने, श्रम विभाजन जब तक नहीं हुआ था इस समाज में, तब तक जो है न वर्ग अस्तित्व में आए थे और न ही जातियां। एक बात स्पष्ट है कि अगर वर्ग और जाति के परस्पर संबंधों को देखा जाएगा तो जाति के मातहत वर्ग नहीं हो सकता, ना आया। वर्ग के अंतर्गत जो है जातियां हैं। तमाम देशों में, अगर खास तौर से जो है विकसित क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले यूरोप को ले लें। यूरोप में बिल्कुल सही बात है कि भारत और यूरोप में जो वर्ग विभाजन हुआ, अगर हम यूरोप के देशों और भारत में वर्ग विभाजन से तुलना करें तो बिल्कुल भिन्न किस्म का है, एकदम सही बात है। लेकिन जो है यूरोप का जो वर्ग विभाजन है उसमें जो है यहाँ भारत की तरह जो है जातीय संरचना नहीं दिखती, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि वर्ग विभाजन कैसे, इस पर कुछ साथियों ने बात किया है, साथी पांडे ने बात किया, थोड़ी बात विकेश ने किया था। कुल मिला जुला करके बात यह है कि जब तक अलग अलग
देशों में यानी कुल मिलाकर के दुनिया में बारी बारी से श्रम विभाजन नहीं सामने आया तब तक वर्ग भी अस्तित्व में नहीं आए थे। मैं आगे बढ़ूंगा तेजी से बढ़ते हुए, समय कम है इसलिए। साफ सी बात है कि जब वर्ग विभाजन हुआ तब जो है श्रम विभाजन जब हुआ तो वर्ग सामने आने लगे। यह है कि शुरू में जो वर्ग आए सामने श्रम विभाजन के जरिए, उस वर्ग स्वरूप में और समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता गया, उत्पादन के साधनों में सुधार होता गया और पहले की तुलना में उत्पादन के साधन विकसित होते गए और अधिक उत्पादन करने में सक्षम होते गए, वैसे वैसे वर्गीय स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। तब मैं मुख्य तौर पर यह बात करूंगा जो निर्विवाद रूप से पूरी दुनिया के सभी देशों में हर क्षेत्र में लागू होता है और वर्ग विभाजन के लिए जिम्मेदार है, वह है श्रम विभाजन। और सबसे पहले मानव समाज में जो श्रम विभाजन हुआ वो ये हुआ कि पशुपालन और कृषि अलग अलग हो गए। ये मानव समाज का सबसे पहला बड़ा श्रम विभाजन था, पहला बड़ा श्रम विभाजन था। पहले एक ही कबीले खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, यहां तक कि दस्तकारी भी उस समय के अनुसार जरूरत के अनुसार होती थी। इसमें तमाम साथी जानते हैं, अधिकांश साथी, मुझे लगता है बाकी को जान लेना चाहिए कि लोहे की खोज हुई तो फिर उत्पादन की गति को बढ़ना था, उत्पादन शक्तियों का विकास हुआ, क्योंकि अब जो है इंसान पा गया लोहे के भोथरे सही लेकिन लोहे के औजार पा गया, कुल्हाड़ा बना लिया, खोदने के लिए कुछ खुरपी भोथरे किस्म की सही, कुछ खोदने खादने के लिए खुरपी कह लीजिए, कुदाल फावड़ा उसने बनाया, उत्पादन बढ़ा और कबीलों के पेट पालने लायक अनाज वगैरह कबीले पैदा करने लगे, उसमें पेट पालने लायक अनाज वगैरह पैदा करने लगे। अब जो शिकार पर वो नहीं निर्भर रहे, तो एक ही कबीला खेती भी करता था, पशुपालन भी करता था, यहाँ तक कि आवश्यकता के अनुसार उस समय क्या उसका जो विकास हुआ था उसके हिसाब से थोड़ी दस्तकारी वगैरह भी करता था। फिर धीरे धीरे जो है खेती करने वाले कबीले अलग, पशुपालने वाले कबीले अलग। अच्छा, ये भिन्न किस्म के काम करने वाले अब एक ही तरह के तो लोग नहीं रह जाएंगे, न चाहते हुए उनके रहन सहन में, उनके जीवन स्तर में, यहाँ तक कि उनके खान पान में, उनके पहनावे में फर्क आएगा। तो ये कबीले अलग हुए, खेती करने वाले कबीले अलग हुए, पशुपालने वाले कबीले अलग हुए। यह पहला बड़ा श्रम विभाजन था। इसके बाद समय बीतता रहा और फिर दस्तकारी जो है वो खेती और पशुपालन से अलग हो गई। यह दूसरा बड़ा श्रम विभाजन था और इन दो बड़े श्रम विभाजनों ने समाज में वर्ग विभाजन की गति को तेज किया और फिर भिन्न भिन्न किस्म के वर्ग सामने आए। इन श्रम विभाजनों के कारण जाहिर है किसी खास किस्म के श्रम से जुड़े हुए समूह का एक अलग ढंग का जीवन होगा और किसी दूसरे खास किस्म के उत्पादन से जुड़े हुए, पेशे से जुड़े हुए समूह का दूसरे किस्म का जीवन स्तर होगा और लोगों में जो है फिर बहुत सारा अंतर आ जाएगा। जो है यहाँ तक कि परस्पर संबंधों का भी जो मामला है उसमें भी फर्क आएगा, रिश्ते नातों में भी फर्क दिखेगा, अलग अलग किस्म के पेशे से जुड़े लोगों के परस्पर रिश्ते नातों में भी फर्क आएगा, उनकी संस्कृति में भी फर्क आएगा, यहाँ तक कि उनके तमाम और रस्म रिवाजों में भी फर्क आएगा, उनके गीत तक उनके पेशों से प्रभावित होंगे, उनके नृत्य तक उनके पेशों से प्रभावित होंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग के परिप्रेक्ष्य में जात व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो एक माओ की संकलित रचनाओं में से एक कुछ चीजें निकाल करके एक पुस्तिका का रूप दिया गया है। दो लेख उसमें है, व्यवहार के बारे में और अंतर विरोध के बारे में। मैं माओ को उद्धृत कर रहा हूं उस पुस्तिका से। माओ ने उसमें लिखा हुआ है कि मार्क्सवादियों के अनुसार दुनिया की सबसे बुनियादी कार्यवाही उत्पादन की कार्यवाही है। दुनिया की सबसे बुनियादी कार्यवाही उत्पादन कार्यवाही है। बाकी सारी की सारी मानवीय गतिविधियां, मानव समाज की बाकी सारी गतिविधियां
वो यहाँ तक कि साहित्य हो, संस्कृति हो, नृत्य हो, गायन हो, परस्पर संबंधों का मामला हो, शादी विवाह संबंधी रस्म रिवाज हो, बाकी सारी की सारी गतिविधियां, वह सारी गतिविधियां जो उत्पादन की कार्रवाई से संबंधित होती हैं, उत्पादन की कार्य से जुड़ी होती हैं और उत्पादन की कार्रवाई पर निर्भर करती हैं। इसको अगर बहुत बारीकी से देखा जाए, साथ में समझ में आने वाली बात है। तो फिर जाहिर है कि उत्पादन की कार्रवाई जब बुनियादी कार्रवाई है और बाकी सारी की सारी गतिविधियां उत्पादन की कार्रवाई पर काफी हद तक या पूरी तरह निर्भर करती हैं, तो इस चीज को देखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये दो बड़े श्रम विभाजनों के बाद कालांतर में समय बीतने के साथ साथ तीसरा श्रम विभाजन हुआ और वो ये हुआ कि मानव समाज में उत्पादित वस्तुओं को यहाँ से यहाँ, वहां से वहां, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जिन लोगों ने शुरू किया, उन लोगों से निर्मित समूह यानी उन लोगों का समूह जो है क्या कहलाया, वो व्यापार विनिमय शुरू हुआ समाज में। एक तीसरा बड़ा श्रम विभाजन रहा है। इन तीनों श्रम विभाजनों का प्रभाव समाज को वर्गों के रूप में विभाजित करने के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार रहा है। ठीक है, दुनिया के तमाम देशों में, उन देशों में जहां आगे आगे उत्पादन के साधनों का बाकी क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकास होता गया, वहां भिन्न स्थिति दिखाई दी और जहां दुनिया के जिन क्षेत्रों में उत्पादन के साधनों का तुलनात्मक रूप से पीछे पीछे विकास हुआ, अपेक्षाकृत धीमी गति से विकास हुआ, भिन्न स्थिति दिखाई दी। एक विवादास्पद बात जरूर हो सकती है, लेकिन मैं साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि नाराज होने और उत्तेजित होने के बजाय उसको पहले समझने की जरूरत है। कुछ साथी तो सहमत होंगे, मैं समझता हूँ जो बात मैं करने जा रहा हूँ। जिनको एतराज होगा वो गहन अध्ययन कर लें। हिंदुस्तान में जो सामाजिक अवस्थाओं का मामला है, समाज एक मंजिल से दूसरी मंजिल में गया, समाज की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की जो बात है, हिंदुस्तान में कबीलाई समाज के बाद दास समाज नहीं आया, ये सच्चाई। उसका कारण है, साथियों ने कुछ चर्चा किया है, विकेश ने इंगित किया था इस पर, काफी पाल जी ने भी एक हद तक, कि यहाँ जो है पर्याप्त क्षेत्रफल उपजाऊ जमीन का था, जमीन के भीतर जो है पानी था, वनस्पतियों की कोई कमी नहीं थी, तो कुल मिलाकर के जीवन निर्वाह के साधन दुनिया के तमाम क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे। और यही कारण था कि यहाँ जो है कुछ लोगों को बाकी लोगों को दास बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जो है पेट भरने की स्थिति थी, इतनी भौतिक साधन मौजूद था यहाँ कि लोगों का पेट भरा जा सके, लोग भर रहे थे पेट, इसलिए जो है दास बनाने की जरूरत जो है यहाँ के उच्च लोगों को कह लीजिए, सत्ता तो धीरे धीरे अस्तित्व में आई, लेकिन जिस रूप में भी वो थी क्रमशः विकसित होते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ी, लेकिन सत्ताधारियों को, समाज पर वर्चस्व रखने वाले लोगों को, अन्य लोगों को दास बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सीधे जो है दास और दास मालिकों के समाज से न गुजर करके भारतीय मानव समाज जो है, भारत का मानव समाज, वो जो है सामंती व्यवस्था में पहुंचा। अब बात तो यहाँ आई है कुल मिला के जाति कैसे पैदा हुई, उसके लिए तीन श्रम विभाजनों की मैंने बात जो किया वो पूरी दुनिया पर निर्विवाद रूप से लागू होती है। भारत में अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि श्रम विभाजन को अनदेखा करके जातियों के उद्भव, उसके विकास और फिर जातीय संरचना में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को देखा जा सकेगा, कतई ऐसा नहीं हो पाएगा। वर्ग स्पष्ट रूप से जो है भले जो है उसे उस रूप में न हम देखें जिस रूप में औरत वगैरह वगैरह में दिखाई दी औरत तमाम देशों में, लेकिन पुरातत्व विभाग की खुदाई के माध्यम से जो कुछ पता चला, भाई स्पष्ट बात है कि जब तक मानव समाज अभी इतिहास लेखन का काम नहीं कर रहा था, उसके पहले के मानव समाज के बारे में कैसे जानकारी होगी? वो पुरातत्व विभाग द्वारा खोदी गई चीजों के जरिए, है ना, कि भैया ये जो है ये बर्तन जो है कैसे हैं, तो जो है खाने पीने के जो
जो है मतलब सोने की चीज जो है कैसी थी, अगर खुदाई में मिल गया कुछ सोने संबंधी चीज तो ठीक है। तो बर्तनों के आधार पर और जो है सोने की चीजों के आधार पर, यानी सोने से मतलब अगर बिस्तर वगैरह, अगर कुछ चारपाई खटिया इस तरह की चीजें, ठीक है। बर्तन किस तरह के मिले, किस तरह के पॉलिश वाले मिले, यानी जो है पॉलिश किए हुए बर्तन कैसे थे, क्रमशः उसका भी वर्णन इतिहासकारों ने किया है। और यह सब जो है खुदाई में मिली चीजों के आधार पर किया है। तब खुदाई में मिली चीजों के आधार पर जो कुछ समझ में आया यहाँ, वो ये था कि सीधे सीधे जिन्हें हम कह रहे हैं कि वर्ग थे ही नहीं, लेकिन जाहिर है कि अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति में जो भिन्नता थी, जो असमानता थी, अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों के जीवन जीने के तरीके में जो असमानता थी, उन लोगों द्वारा जो है जो सांस्कृतिक गतिविधियां की जा रही थी उनमें जो असमानता थी यानी भिन्नता थी, उन सब चीजों को अगर देखें तो बात साफ हो जाएगी कि पृष्ठभूमि वर्ण व्यवस्था की यहाँ पहले से मौजूद थी। हवा में तो यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं कायम हो गई। जाहिर है कि आर्य आए, वो यहाँ जो है के लोगों की तुलना में थोड़ा ज्यादा बर्बर थे। बर्बर से मतलब जैसे मतलब कम सभ्य थे, वो जो है भौतिक संसाधनों के मामले में यहाँ के लोगों की तुलना में पिछड़े हुए थे, लेकिन वो घुड़सवार बड़े अच्छे होते थे। वो 100-150 किलोमीटर की घुड़सवारी किया करते थे दिन भर में, तो उनके पास जो है लड़ने की क्षमता तुलनात्मक रूप से ज्यादा थी। और जाहिर है कि उनका वर्चस्व यहाँ कायम होना था और इतिहास रवायती हुआ। और जब वो भारी पड़े तब जा करके वो जो है धीरे धीरे स्थिति आई कि हम वर्ण व्यवस्था कायम हुई। वैदिक काल के आधे समय तक की अगर बात करें, वैदिक काल के आधे समय की बात करें तो अभी वर्ण व्यवस्था सामने नहीं आई थी। उत्तर वैदिक काल जो कि ईसा पूर्व से, जो साथी ईसा पूर्व नहीं समझ रहे हैं, बाई चांस कुछ ही लोग होंगे जो ना समझ रहे होंगे, मतलब समय का माप जब ईसवी सन के द्वारा किया जाने लगा, आज 2024 है, तो ईसा पूर्व का मतलब होता है कि 2024 से जितना पहले 100 साल, 200, 400, 500 साल पहले की अगर बात करेंगे तो कहेंगे ईसा पूर्व 500 साल। अगर ईसवी सन के रूप में समय का माप शुरू करने से पहले अगर हम 800 साल की बात करें तो ईसा पूर्व 800 साल। तो ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 500 के बीच में ये इसको उत्तर वैदिक काल माना जाता है। और इसी समय में उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था सामने आई। वर्ण व्यवस्था में जैसा कि साथी अपने अपने ढंग से पढ़ेंगे सुनेंगे, थोड़े थोड़े शब्दों के बाद जो है कुल मिला के बात यह है कि उसमें जो है 4 वर्ण जो है अस्तित्व में आए। ब्राह्मण, राजन या क्षत्रिय, राजन को ही क्षत्रिय कर सकते हैं, विश्व या वैश्य और शूद्र। जाहिर है कि ब्राह्मणों का बौद्धिक मामले में इतना ज्यादा प्रभाव था कि अब वो हाँ तो इस तरह की जब कराएंगे तो ये हो जाएगा, यह फायदा राजा को मिल जाएगा, तो ये कराएंगे तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने अपना बौद्धिक आतंक एक तरह से कह लीजिए उस समय के प्रभावशाली वर्गों पर यानी राजाओं पर इतना ज्यादा स्थापित कर लिया था कि राजा उन पुरोहितों को बड़ी बड़ी संपत्ति दान में दिया करते थे। कई गांव दे दिया तो बहुत सारा उपहार दे दिया, सैकड़ों हजारें गाय दे दिया, इस तरह की स्थिति थी। इतना बौद्धिक प्रभाव, इतना बौद्धिक आतंक उस समय के प्रभावशाली वर्गों तबकों पर यानी राजाओं पर जो है पुरोहितों का, ब्राह्मणों का था। राजन यानी क्षत्रिय, ये लोग जो है उत्पादन कार्य में नहीं लगे हुए थे। विश्व या वैश्य ये उत्पादन कार्य करते थे, खेती बाड़ी वगैरह वगैरह ये करते थे। कालांतर में जाकर के बहुत बाद में इन्होंने जो है व्यापार का भी काम शुरू किया, लेकिन बहुत बाद में वो भी जो है भारत जैसे देश में भी अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा बारी बारी से आगे चल के व्यापार का काम इन्होंने करना शुरू किया। पहले खेती बाड़ी करते थे, उत्पादन का मुख्य तौर पर काम जो है वैश्यों के जिम्मे था और शूद्र जो है इनको मदद करते थे बाकी तमाम तरह के काम में, उनसे काम लिया जाता था। यज्ञोपवीत
पवित्र संस्कार आप लोग जानते होंगे, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ पहनने का अधिकार, समझ रहे हैं ना। ये केवल 3 वर्णों के पास था, जो है ब्राह्मणों के पास, राजन्य के पास यानी क्षत्रियों के पास, और विश्व या वैश्यों के पास। लेकिन शूद्रों को उपनयन संस्कार लेने का अधिकार नहीं था। यज्ञोपवीत संस्कार वो उससे वो वंचित थे, दूर थे, बिल्कुल वो एक तरह से जो है इन तीनों वर्णों से बिल्कुल अलग थलग और बहुत ही एक तरह से उत्पीड़ित, अपमानित और शोषित थे लोग। बाद में जाके शूद्रों में भी एक तबका ऐसा पैदा हुआ कि वो एक तरह से कहे कि जो है बिल्कुल वो उनको मतलब किसी भी तरह, हिंदी शब्द थोड़ा कठिन होगा, अंतर्जी जो है, तो किसी भी तरह उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था, एकदम अछूत हो गए, दूर दूर दूर। ऐसा नहीं कि सारे के सारे शूद्र अछूत थे उसमें। तो इस तरह की स्थिति आई। तो कुल मिलाकर के वर्ण जो है, शब्दों की बात है, ठीक है, वर्ग मत मानिए, वर्ण थे वो, लेकिन वर्णों में जातियां हुई पैदा, वर्णों में भी जातियां हुई। वर्ण तो हो गई एक दर्जाबंदी, और फिर इन चारों दर्जाबंदियों में भी कई कई दर्जेबंदियां हुई, कई कई श्रेणियां हुई। ऐसा नहीं कि वो एक ही श्रेणी के रह गए। चलिए, कुछ उन्नति करके अपनी क्षमता के बल पर, अपने कौशल के बल पर, योग्यता या साहस के बल पर, या थोड़ी रिस्क लेकर, जोखिम उठाकर जिन शूद्रों ने समाज में अपनी स्थिति को थोड़ी बेहतर किया, अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाया, अपने स्तर को थोड़ा ऊपर उठाया, क्या करते? एकदम ठोस सी बात है कि उसको जो है विश्व लोगों की तो बात छोड़िए, उसको राजन्य लोग भी, ब्राह्मण लोग भी उनको अवॉइड नहीं कर सकते थे, उनको उपेक्षा नहीं कर सकते थे। ठीक है, अपना अपवाद स्वरूप हुई है, लेकिन शूद्रों में भी कुछ लोग जो है अपने कौशल, साहस, क्या कर सकते हैं कि रिस्क लेने की क्षमता के जरिए अपने को अगर ऊपर उठाया, तो जो है समाज में एडजस्ट करने की हमेशा ही प्रैक्टिस रही है। वो रण कौशल का सवाल है, हमेशा रहा है। उसको जो है इन ब्राह्मणों ने, राजन्य लोगों ने, क्षत्रियों ने कहा ठीक है भैया, आप भी जो है शामिल हो, हमारे साथ आ जाओ। तो विश्व में वो पहुंचे, या तो विश्व में उनको जो है मतलब शामिल कर लिया गया, या तो उनको जो है क्षत्रियों तक में शामिल कर लिया गया। और कई बारी जो है नीचे से ऊपर उठने वाले ऐसे लोगों को ब्राह्मणों तक में शामिल किया गया, सच्चाई है। और जब ब्राह्मण उत्पादन कार्य में नहीं लगे थे, अलग अलग जरूरत की अलग अलग चीजों को बनाने के दौरान, तो जो है किसी खास उत्पादन करने वाले को किसी खास नाम से पुकारा जाएगा, जात से, चलो जात हो गई। किसी दूसरी चीज को बनाने वालों को दूसरी जात के नाम से पुकार दिया जाएगा, तीसरी तरह की चीज बनाने वालों को तीसरी तरह नाम से पुकार दिया जाएगा। जैसा यहाँ कई बार उदाहरण आ गया कि कैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को कुम्हार, और जो है हंसिया, खुरपी और फावड़ा पदार्थ बनाने वाले को लोहार बना दिया गया, चौखट बागी, चौड़ा और कड़ी को ठीक करने वाले को जो है बढ़ई कह दिया गया वगैरह। वो अपनी जगह पर है, ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ब्राह्मण उत्पादन कार्य में नहीं लगे थे, तो उनमें क्यों जातिगत श्रेणियां बनी, उनमें दर्जेबंदियां कैसे होंगी? नीचे से विकसित होते हुए जो लोग ब्राह्मणों में शामिल होने की योग्यता रखे और शामिल किया गया मजबूरी में उनको, वो उप जातियां बनी ब्राह्मणों में। नहीं तो एक जाति कोई होती ब्राह्मण, कोई मिश्र हो, बस मिश्र होते केवल ब्राह्मण होते भैया। वो मिश्र, पांडे, तिवारी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, पाठक, शुक्ला, जोशी, और दक्षिण भारत में जाइए तो वहां तमाम और दूसरी उपाधियां मिलेंगी आपको। इतनी श्रेणियां कहाँ से पूर्ण हो जाएंगी? तो ऐसी ही दर्जेबंदियां विश्व में भी, यानी वैश्यों में भी हुई हैं। जाहिर है कि व्यापार की अलग अलग प्रकृति के जरिए वैश्यों में जो अलग अलग उप जातियां बनी, श्रेणियां बनी, दर्जेबंदियां बनी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये अपवाद भी होते रहे हैं कि कुछ शूद्र दिल्ली से व्यापार में गए, कुछ शूद्र जो है वो अपनी जगह क्षत्रियों में बनाए, राजन्य लोगों में, और राजन्य लोगों ने स्वीकार किया उन्होंने। और कुछ जो है, अगर आगे मतलब मैं संकेत क्यों कर रहा हूँ, इतिहासकारों में मतभेद है।
जो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ एक छोटा सा उदाहरण अलग से दे रहा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के कुछ इतिहासकार लोग ये जरूर कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो मौर्य वंश का एक राजा जो हुआ, ये पहले से ही मौर्य राजपूत हुआ करते थे पश्चिमी साइड में, ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकार यही मानते हैं कि मूरा नाम की दासी से चंद्रगुप्त पैदा हुए, और मूरा उनकी माँ का नाम था, तो वहां से मौर्य उनकी टाइटिल हो गई, मौर्य का नाम पड़ गया। और मूरा दासी थी, राजघराने में थी, चंद्रगुप्त वहां से पैदा हो गए। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर चंद्रगुप्त मूरा दासी के पुत्र भी थे, तो अपनी क्षमता को और विकसित करते करते वो इस लायक हुए, अपनी योग्यता बढ़ा करके ऐसी स्थिति में कि वो तो क्या कई बहुत सारे राज्य से श्रेष्ठ हो गए, और इतना मतलब कुशल ताकतवर राजा हुए, साम्राज्य भी उनका बहुत विकसित हुआ, ठीक है। वहां तक तो मौर्य कहेंगे, लेकिन आगे आप सभी जानते हो कि फिर मौर्य शब्द तो आगे नहीं रहा ना, बिंदुसार तक आते आते, अशोक तक आते आते तो मौर्य नहीं कहा जाता, चीजें तो जो है बदल गई। तो कुल मिलाकर के जो है आया है, और ये वर्ण व्यवस्था में भी जो है कुछ इधर उधर हुआ, शूद्रों से विश्व में जाना, क्षत्रियों में शामिल हो जाना, ये सब थोड़ा हुआ है। तो कुल मिला के साथियों मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर वर्ण व्यवस्था में जो दर्जे बंदियां हैं चारों वर्णों में, अगर नीचे से खास से बात करें तो शूद्र में तमाम तरह के लोग हैं, शूद्र की कोई एक जाति नहीं थी, अलग अलग जातियों में शूद्र बटे हुए थे, और उन सभी जातियों को समग्रता में शूद्र कहा जाता था। विश्व में भी भिन्न भिन्न तरह की जातियां थी, विभिन्न जातियों में बटे हुए लोग जो है समग्रता में भी वाले वर्ण में आते थे। इसी तरह क्षत्रियों में भी तमाम श्रेणियां हैं, और एकाएक हवा में सब कुछ नहीं हो गया है। इस पर जानने वाले अगर जानते हैं तो ठीक है, बहुत ही उत्सुकता का और बहुत ही रोचक मामला है कि क्षत्रियों में भैया कहाँ से फिर राठौर हैं, तो तोमर हैं, तो भदौरिया हैं, तो सोलंकी हैं, तो कछवाहा हैं, तो सिसोदिया हैं, तो सूर्यवंशी हैं, तो चंद्रवंशी हैं, तो चंदेल हैं, तो परमार हैं, तो बैस हैं। ये सब क्या है? इतनी दर्जेबंदियां कहाँ से हुई है? तो जाहिर है कि इनकी प्रकृति का संबंध इनके हवा में नहीं कुछ होता है, मार्क्सवाद जो करता है, जाहिर है कि इनके पेशे से जुड़ी हुई बातें हैं। मूल तौर पर जो है जमीनों के मालिक थे, या लगान वसूलते थे अलग अलग सामंती समय में, वो अलग बात है। किसी के पास 2 गांव, किसी के पास 10 गांव, किसी के पास वो नहीं, लेकिन फिर भी जो है उनकी सामाजिक हैसियत निश्चित तौर पर जो है ठीक ठाक मानी जाती रही है। लेकिन इतनी दर्जेबंदियां अगर उनके बीच में थी तो इसका कुछ तो कारण होगा, और कारण है उत्पादन से जुड़े हुए धंधों कि कौन किस धंधे में है, मुख्य तौर पर कौन किस इलाके में, और क्या पैदा करता है, किस तरह पैदा करता है, और उसको जो है कैसे इस्तेमाल करता है, उसका प्रभाव जो है किस हद तक कितना है दूसरों पर, दूसरों को किस हद तक वो डोमिनेट कर रहा है, किस हद तक दूसरों को वो प्रभावित कर रहा है, पस्त कर रहा है। इसके आधार पर जो है तमाम दर्जेबंदियां होती रही। जातियों का जो असली मामला भारत जैसे देश में थोड़ी जटिल है उसे समझने के मामले में, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जातियां उत्पादन, भिन्न भिन्न किस्म के उत्पादन से जुड़ने के कारण अलग अलग जातियां अस्तित्व में आई हैं। श्रम विभाजन उसमें मूल भूमिका निभाया है। दूसरा जो परिप्रेक्ष्य है यहाँ, जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के नाम पर वहाँ आधार पर एक बात आई है कि सवाल असत्य है, अतीत की कहानी जो है अपनी जगह पर है, उस पर बातें हो सकती हैं, कुछ मतभेदों में। लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्क्सवादी दृष्टि से अगर विश्लेषण करने वाले साथी यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद को अपना पथ प्रदर्शक सिद्धांत मान करके अगर विश्लेषण करने वाले साथी आपस में तो नहीं उलझेंगे बहुत ज्यादा। असली सवाल अब भी आता है कि जातियों का उन्नयन कैसे हो, जातियों का अस्तित्व, अलग अलग जातियों का होना, और जाति के नाम पर जो है एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना। सवाल है कि ये सब किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदेह है? वर्गीय दृष्टिकोण से,
मार्क्सवादी प्रत्यक्ष दृष्टि से अगर देखें तो स्पष्ट बात है कि सत्ताधारी वर्ग जो कि एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग है उसका फायदा है जातीय संरचना के चलते, और वो जातीय संरचना को एक सीमा तक तो वो जो है जातीय संरचना को कमजोर किया, क्योंकि उसको जरूरत थी अपने उद्योग धंधों को चलाने के लिए, विभिन्न जातियों से उसे श्रमिक चाहिए थे। लेकिन जब उसने देखा कि अलग अलग जातियों के मजदूर अब जातीय भावना से अलग हट करके अपने को एक मजदूर वर्ग के तौर पर देखने समझने की कोशिश करने लगे हैं, एकजुट होकर के पूंजीवादी उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ लड़ाई को तेज करने की ओर अग्रसर है, और अब पूंजीवादी सत्ता के सामने एक बड़ा खतरा मौजूद है मजदूर वर्ग की चेतना के बढ़ते जाने के कारण। तो इसका मतलब है कि अब इन्हें जातीय भ्रम जाल में उलझाओ, और उसने जातीय भ्रम जाल में उलझाने की कोशिश सचेतन किया। यहाँ का एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग उसकी सत्ता में फिर मजदूरों को खास तौर से जातियों के नाम पर उनके बीच दूरी बनाओ, और मजदूरों की विभिन्न जातियों के मजदूरों के बीच दूरी बनाने में, एक दूसरे से उन्हें जो है दूर करने में यहाँ का शासक पूंजीपति वर्ग सफल है। इसलिए जातियों की मौजूदगी से पैदा होने वाला जातिगत अंतर विरोध, जातियों की मौजूदगी से जातियों के बीच पैदा होने वाली नफरत, इससे जो है समग्रता में मानव समाज को, हमारे भारतीय समाज को भयंकर नुकसान है। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के मजदूरों में भिन्न पैसे के गरीबों को है, और पूंजीपति वर्ग को जबरदस्त फायदा है। इस बात को समझ करके हमें अंत में क्या करना होगा, तब हमारे सामने जो कार्यभार बनता है वो जो है भिन्न नाम से काम कर रही कम्युनिस्ट पार्टियों के सामने, मैं और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टियों, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट ग्रुपों, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टियों, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट ग्रुपों से जुड़े क्रांतिकारी जन संगठनों, वो मजदूरों के संगठन हो, किसानों के संगठन हो, दलितों के संगठन हो, या महिलाओं के संगठन हो, या अल्पसंख्यकों के संगठन हो, या छात्रों के संगठन हो, इन सारे संगठनों को इस बात को समझना है कि हम एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग की चालों में न फंसे, उनको पराजित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जातीय उत्पीड़न के खिलाफ, जातीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का जहां तक सवाल है, हम सभी जानते हैं कि उस संघर्ष को कबीर से लेकर रैदास तक, दादू से लेकर गुरु नानक तक, पेरियार से लेकर नारायण स्वामी तक, अयंकाली तक और अंबेडकर तक आई है, इन सारे लोगों ने जातीय भेदभाव के खिलाफ मतलब कुछ न कुछ अपने ढंग से अच्छी खासी लड़ाई किया, संघर्ष किया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूरी दुनिया में वर्गीय उत्पीड़न के खिलाफ ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान जैसे जातीय दृष्टि से जटिल संरचना वाले देश में जातीय उत्पीड़न के खिलाफ सबसे ज्यादा संघर्ष, और उस संघर्ष के दौरान सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले लोग जो रहे हैं वो कम्युनिस्ट रहे हैं, मरे हैं, मारे हैं, घायल हुए हैं, घायल किए हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दिए हैं, और केवल जुबानी बात नहीं करते रहे। यही नजदीक का उदाहरण मैं दे रहा हूं किशोर का। अभी उस घटना को जानने वाले कुछ इक्का दुक्का लोग जगह जगह जिंदा है। तुलसीराम नाम के दलित कॉमरेड मारे गए, सैकड़ों लोगों के साथ। जब बहादुर सिंह, फजल पांडे वगैरह वहां पहुंचे, एग्जैक्ट काउंट लोग तो नहीं कर सकता, लेकिन इन लोग क्या हुआ कुल मिला के ये सभी लोग थे, इनमें से एक दो लोग जो भी रहे। कैसे पता उसके कौन लोग थे? उस भीड़ में कितने ठाकुर थे, पंडित थे, यादव थे कि हरिजन थे कि क्या थे, कौन जानता है? वो सब कम्युनिस्ट थे। ये सभी उत्पीड़न अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे, पहुंचे लोग। और जिन ठाकुरों ने उस दलित कॉमरेड तुलसीराम को मारा था, उनको पकड़ा गया और जनता से कहा गया कि भाई एक कॉमरेड बनाने में कम से कम 10 साल लगते हैं, और हमारे एक कॉमरेड की हत्या इन लोगों ने किया है, तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और 6, अगर 7वां नहीं तो 6 में पक्का हो, और 6 लोगों को वहां मार डाला गया। 6 राजपूतों को मारने वाले जात विशेष लोग नहीं थे। और यह विश्लेषण करना, पता लगाना कि किन किन जातियों के लोग मारने वालों में, मारने वालों में सभी कम्युनिस्ट थे।
तो सबसे ज्यादा कुर्बानी जातीय उत्पीड़न के खिलाफ कम्युनिस्टों ने दिया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैंने जिन तमाम लोगों का नाम लिया है उन सभी को जातीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और आज हम लोगों का जो कार्यभार बनता है वो यह है कि बिल्कुल सही बात है कि हम जातीय संरचना को तो निश्चित तौर पर जो है निजी मालिकाना व्यवस्था के रहते नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे कमजोर बना सकते हैं। जातीय संरचना को इतना कमजोर तो हम बना ही सकते हैं कि हम जातीय संरचना को कमजोर बनाकर अलग अलग जातियों के मजदूरों मेहनतकशों को एकजुट कर दें और उन्हें इतनी वर्ग चेतना से लैस कर दें कि वो अपने ऐतिहासिक मिशन को, अपने ऐतिहासिक लक्ष्य को समझ सके। यानी निजी मालिकाना को ध्वस्त करना, उसकी जगह सामाजिक मालिकाना कायम करना, ये हमारा ऐतिहासिक मिशन है, ये हमारा लक्ष्य है। इस बात को यहाँ के मजदूर वर्ग समझ सके, यही हमारा कार्यभार है और इसी कार्यभार को दृष्टि में रख करके हमें आगे बढ़ना है और लड़ते जाना है। इन्हीं बातों के साथ कांग्रेस श्री राम को लाल सलाम बोलते हुए इस्लामी मजदूर